नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस स्त्री रोग परिचर्चा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसको आम भाषा में या टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वजाइनिस्मस नाम से जाना जाता है। वजाइनिस्मस या डिस्परयूनिया, डिस्परयूनिया पे भी मैंने एक सेशन किया था। सो वजाइनिस्मस थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज वजाइनिस्मस, क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, हाउ इट गोज विद द पैथोलॉजी। सबसे पहले ये विषय मुझे कैसे सोचा इसके लिए मैं बताना चाहूंगी एक केस हिस्ट्री। एक पेशेंट आई थी, जस्ट कुछ 6 महीने पहले आई थी मेरे पास। एंड जस्ट हम लोग अभी देख रहे हैं कि आजकल जो मेंस्ट्रुअल कप्स है, टेम्पोन्स यूज किए जा रहे हैं। सो शी वाज अ IT इंजीनियर गर्ल अराउंड 23 इयर्स। तो वो मेरे पास आई कि मैं जब टेम्पोन्स मेंस्ट्रुअल कप्स का इंसर्शन कर रही थी वजाइना में, तो वो मुझे प्रॉपर नहीं हुआ और लाइक इट वाज पेनफुल फॉर मी एंड हाउ टू डील विद इट। तो लाइक तभी मुझे वहां पर ये टर्मिनोलॉजी याद आई थी कि इसको कैसे देखा जाए, आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग इसको कैसे ट्रीट करें। व्हाट इज वजाइनिस्मस? वजाइनिस्मस इज नथिंग बट अ पेन ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन। जो भी प्रकार का पेनिट्रेशन है इसको हम लोग योनि वेदना के नाम से जान सकते हैं। तो ये तो केस था प्योरली व्हाइल यूजिंग द टेम्पॉन्स और लाइक कर्व यूज करते समय। तो मैंने उसको कुछ केगल्स एक्सरसाइज करके है, जो पेल्विक फ्लोर के एक्सरसाइज है उसमें उसको मैंने सजेस्ट किया था। कुछ इसमें मैंने वात शमन या कफदोष का शमन करने वाले औषधियों का भी ट्रीटमेंट किया था, और कुछ शतावरी लाइक गुरुची, रासना, ऐसे भी सारे कंपोनेंट्स यूज करके उसको काढ़ा दिया था। इसके साथ साथ योगराज गुलगुल दिया था। पेन था उसको, तो लाइक वो अनमैरिड थे इसलिए बाकी तो मैं कुछ पीछू वगैरह का उसको मैंने सजेस्ट नहीं किया है, मैंने उसको अभ्यंग ही दिया था। थोड़ा सा इसको उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट मुझे मिली। आगे उसकी शादी होने वाली है, तो यहाँ पे आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हाउ वी शुड डील विद दिस नॉर्मल। बट ये पेनफुल भी है, नॉर्मल तो नहीं कह सकते। इट वाज नॉट मेजर डिसीज, इट्स नॉट दैट पार्ट की ऐसे इससे कुछ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, बट लाइक फैमिली डिस्टर्बेंसेस है, रिलेशन डिस्टर्बेंसेस, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस से हो सकते हैं। तो वजाइनिस्मस के बारे में बात करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एनाटॉमी बताऊंगी कि हमारे वजाइनल फ्लोर या जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। और इस प्रकार से काम करते हुए जब हम लोग देखते हैं कि जो मसल्स है यहाँ के क्या क्या काम करते हैं। वजाइनल मसल्स बहुत सारे प्रकार का काम करते हैं। पूरी जो हमारी पेल्विक फिजियोलॉजी है इसके लिए लाइक ड्यूरिंग द पीरियड्स रेगुलर साइकिल को मेंटेन करना, उसके लिए तैयार करना, या फिर लाइक जो कांटेक्ट की प्रक्रिया है, मैथुन क्रिया है, उसके लिए भी जो एक प्रकार का कोऑपरेशन चाहिए होता है। उसमें हमारे मसल जो भी क्रिया हम लोग करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही, बोलते हैं, हंसते हैं, या जो भी क्रिया हम लोग करते हैं ना, उसमें मसल्स या मांस धातु का बड़ा रोल रहता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मेनली जो हमारे कोष्ठ या इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करते हैं। कार्डियक मसल विच इज अ यूनिक मसल एंड विच इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ रिदमिसिटी, जो कि कार्डियक इसमें ही रहती है, सीमित रहती है। स्केलेटल मसल्स जो है ये पूरे हमारे डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। सो ये पेल्विक फ्लोर की जो भी मसल्स है ना, सभी प्रकार के पेल्विक फंक्शन के लिए, फिर वो हमारे नीचे बैठना हो, फिरना हो, घूमना हो, उठना हो, या मलमूत्र का विसर्जन हो, इन सभी क्रियाओं के लिए, खासकर जब हम लोग वजाइनल फ्लोर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके दौरान इन मसल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन प्रॉपर होना, या इनको कोऑपरेशन जरूरी है। जैसे कि इंटरकोर्स की बात करते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान भी इस मसल का प्रॉपर स्ट्रेचिंग होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, संकोच या विकास होना यहाँ पर जरूरी होता है। तो अभी तो लाइक वजाइनिस्मस की बात करते तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट, 2 पार्ट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी जहां पर भी एक बार भी कोई पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कोई भी लाइक इट वाज की, जैसे अभी मैं उस केस के बारे में बता रही थी कि कुछ टेम्पॉन्स यूज करते हैं, वजाइनल टेम्पॉन्स यूज करना है, कुछ वहां पे अगर इस्तेमाल करना है वजाइनल ओरिफिस के यहाँ पे अपत्य पथ या योनि मार्ग के इसमें, तो वो कुछ एक बार भी नहीं कर पाती, यानी वो इंसर्ट ही नहीं कर पाती है, टेम्पॉन्स इंसर्ट नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार का जो कभी नहीं हुआ है, पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ है, इस टाइप का जो होगा इट इज लाइक प्राइमरी टाइप ऑफ। एंड सेकेंडरी टाइप ऑफ वजाइनिस्मस इज लाइक कि जो पहले तो नॉर्मल था, थोड़ा पेनफुल रहा होगा शायद, बट लाइक
प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद, या कुछ महिलाओं में मैंने देखा कि मेनोपॉज के भी कुछ 1-2 केसेस आए थे। वो एक तो केस इतनी हॉरिबल थी कि इट वाज लाइक कि अभी हम दोनों का बिल्कुल भी मतलब पति की शिकायत थी कि पत्नी का बिल्कुल भी इंटरकोर्स को लेकर इच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा वो अनिच्छा में चली गई है और बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती, बहुत ही मतलब झगड़ा, घरेलू झगड़े के मामले में वो किया गया था कि सो मेनोपॉज के दौरान भी कई बार महिलाओं में एक प्रकार की साइकोजेनिक अवस्था आ जाती है कि अभी मतलब सेक्स नहीं करना है या इंटरकोर्स नहीं करना है, और इस प्रकार से फिर कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। सो ये जो भी है, या सर्जरी के दौरान है या डिलीवरी के दौरान भी कुछ पेरिनियल टीयर आता है तो इसके कारण भी उसको पेन होता है, तो इट मे बी कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी टाइप ऑफ वजाइनिस्मस। सो ये 2 प्रकार का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जहां पर बिल्कुल भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ, एंड सेकेंडरी में जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं पेनिट्रेशन में, वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे इस इमेज में मैंने आपको दिखाना चाहती हूँ कि नॉर्मल वजाइनल ओपनिंग कैसे होती है, और जब ये टाइट, इट्स सिंपल लैंग्वेज में योनि संकोच की स्थिति या योनि मार्ग जो है एक प्रकार से विशिष्ट कुछ क्रियाओं के दौरान वो संकोचित होता है, इतना जितना डायलेट होना चाहिए उतना वो डायलेट नहीं होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने जो देखे उसमें मुझे साइकोलॉजिकली लगा, एनाटॉमिकली तो ऐसे ये नहीं होता है, बट स्टिल लाइक सर्जरीज किए जाते हैं, वहां पर कुछ मसल एक्सरसाइज है, इनके साथ अगर हम लोग डील करते हैं ना तो ये हो सकता है। तो ये एक प्रकार का एक्सरसाइज मैं आगे बताऊंगी। सो दिस इज अवर उपत्यपथ वजाइना, यहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर है इस प्रकार से ये काम करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अभी आयुर्वेद में इसको क्या कहेंगे, आयुर्वेद में इसको कफज योनि व्यापक का नाम दिया गया है। कफदोष के प्रकोप हेतु यानी अधिक मिथ्या भोजन हो या अधिक शिथिल या मिष्टान्न भोजन का सेवन करने के कारण, कफ की बहुधा के कारण एक प्रकार से जो एक कफ का स्तिमित है, गुरु है, मंद है, इन सभी गुणों के कारण या कफ का उपलेपन होने के कारण यहाँ पर जो एक प्रकार, या तो हार्डनेस ऐसा नहीं है बट इट इज लाइक एक मंद वेदना डेवलप होती है, इसीलिए इसको कफज योनि व्यापक में लिया गया है। इसको हम लोग थोड़ा वातकी और भी देख सकते हैं, बिकॉज जो भी स्त्रियां जो वात प्रकृति की है, जिनमें रजतम गुण का अधिक है ना, इसमें मैंने देखा है कि खास करके वजाइनिस्मस या शूल जनित सारे लक्षण ही खास करके इन स्त्रियों में ही हम लोग देख सकते हैं, या इन स्त्रियों में भी हमें ज्यादा मिल जाते हैं। सो वजाइनिस्मस ये एक मतलब एक नॉर्मल भी है, और जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, या और एक तीसरा प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं सिचुएशनल। सिचुएशन ऐसी आती है कि जब मतलब कोऑपरेशन नहीं होता है। सिचुएशंस क्या हो सकती है, कोई भी आपकी घरेलू समस्या है, आपका वैवाहिक जीवन अगर सुखता ही नहीं है, आप पति पत्नी दोनों के बीच में कुछ तनाव है, तो भी इन स्थितियों में भी, या फिर एनी टाइप ऑफ फियर, लाइक कुछ महिलाओं को फियर है या कुछ डर है, कोई चिंता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराजगी है, इन सभी के चलते भी देखिए जो इंटरकोर्स होता है ना उसके दौरान मतलब जो प्रक्रिया होती है उसमें मसल का रिलैक्सेशन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, जो भी सारी गतिविधियां होती है ना, वहां पे कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोऑपरेशन डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल कंडीशन पर, वैचारिक इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको थोड़ा साइकोसोमैटिक या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में भी ले सकते हैं, और इसको ट्रीट करेंगे तो केवल औषधि से तो नहीं होगा, इसको हमें पूरा काउंसलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। सेक्स एजुकेशन एंड सेक्स काउंसलिंग इसमें हम लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो सिम्टम्स क्या रहते हैं, सिम्टम्स यही जो मैं बता रही हूँ आपको, जो भी पेनिट्रेशन वहां पर होगा, लाइक टैम्पॉन्स है या कप्स आप इंसर्ट कर रही है, या कई बारी पेशेंट्स जब एग्जामिन करते हैं हम लोग, पीवी वगैरह करते हैं या पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं ना, उस समय भी हमें पता चलता है कि उसका कोऑपरेशन या पेन। पेशेंट कई बार बताती नहीं, मैं पेन के प्रकार भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो लक्षणों की चर्चा करते हैं। अनकंफर्टेबल पेनाइल इंसर्शन, जब इंटरकोर्स होता है तो वहां पर वो अनकंफर्टेबल होती है और सहयोग नहीं दे पाती है, और फिर दोनों में अनबन भी शुरू हो सकती है, या फिर कई बार ये इनफर्टिलिटी का रीजन भी हो सकता है। सो डिफिकल्टी ऑफ पेनिट्रेशन, बर्निंग इंचुरेशन या बर्निंग सेंसेशन, लाइक रिंगिंग विथ नमनेस, वहां पर शूल या वेदना होना, ये भी कुछ ये हो सकता है, या फिर उसके मैरिज के ऊपर भी इसका परिणाम हो सकता है। पेन फॉर चाइल्ड बर्थ, बहुत ज्यादा प्रकार से जो बियर भी नहीं हो सकता है। इन्फेक्शन कोई प्रकार का, या सर्जरीज, कुछ पहली हिस्ट्री हुई होगी सर्जरीज की, या जो सेकेंडरी वजाइनिस्मस हम लोग चर्चा करें इसमें भी सर्जरी भी कुछ कारण हो सकता है। सो यहाँ पर ये सारी डिफिकल्टी इन इंसर्टिंग टैम्पॉन्स और जो भी
एक पेशेंट ये भी देखा था मैंने कि वो मतलब बहुत सारा नॉर्मल था, बच्चे थे, सब कुछ था, बट जैसे ही हम लोग कुछ स्पेकुलम वगैरह इंसर्ट कराते हैं ना तो वो पेनफुल थोड़ा होता ही है। बट एक तो महिला थी ना, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, इट वाज शॉकिंग कि इतना जोर से, बट मे बी लाइक फियर। तो पेशेंट का कोऑपरेशन, जब हम लोग पीवी कराते हैं या कोई भी वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट को रिलैक्स करना, कोऑपरेशन, उसका मसल के साथ साथ सहयोग होना भी जरूरी बन जाता है। इस प्रकार से ये लक्षण तो उसमें स्पाज्म ड्यूरिंग कोई भी इंटरकोर्स हो या कोई भी पेल्विक एग्जामिनेशन हो, टेम्पॉन्स इंसर्ट करना हो, इसके दौरान अगर ये पेन उसको होता है या पेन क्लियर नहीं होता है। अभी इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, हाउ डू इट में हैव वैरायटी। कुछ महिलाओं में देखिए अलग अलग वैरायटी की केसेस हम लोग देख सकते हैं। कुछ महिलाओं में टेम्पॉन्स इंसर्ट नहीं हो पाते हैं बिल्कुल भी, कुछ भी, मतलब जैसे मैं प्राइमरी की बात करें, एक केस में मैंने देखा था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो मतलब हो जाता है बट टेम्पॉन्स इंसर्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ महिलाओं की ये कंप्लेन होती है कि शुरू शुरू में कुछ पेन ज्यादा था, बट जैसे जैसे मतलब प्रैक्टिस हो गई वैसे वैसे उनका पेन कम हुआ। तो अलग अलग वैरायटी की आती है, तो हमेशा ये सभी तीनों मिक्स रहेंगी ऐसा तो नहीं हो सकता है, अलग अलग प्रकार के होता है। कुछ को कुछ समस्या विशिष्ट समय में विशिष्ट पोजीशन में उनको पेन होता है। लाइक कुछ महिला बताती है कि पीवी एग्जामिन या स्पेकुलम इंसर्ट करते समय पेन होता है, तो कभी दोनों के साथ पेन होता है, कभी तीनों के साथ पेन होता है, कभी एक मतलब नॉर्मल होता है तो दूसरे के साथ पेन होता है। तो ये अलग अलग कंडीशन के साथ हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये वजाइनिस्मस वैरायटी में हो सकता है। वजाइनिस्मस यानी पूरा ही पेन है या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है क्रिया, कोई भी वहां की पेनिट्रेशन की कुछ भी नहीं हो पाती, ये भी होता है, एक्सट्रीम लेवल पर होता है। कुछ में थोड़ा सा पेन होता है बट पेन बियर कर सकती है, वो भी होता है। कुछ में बिल्कुल पेन नहीं होता है, बिल्कुल लाइक मतलब कुछ भी सहन नहीं कर पाती है, ऐसे भी हो सकता है। तो वैरायटी इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वजाइनिस्मस की, सो ईचिंग होगी, अगर ज्यादा पेनफुल है, आपका यूरिनेशन भी पेनफुल है, इंटरकोर्स भी पेनफुल है, इचिंग है, या कुछ वहां पे स्वेलिंग आ रही है, अनयूजुअल सा कुछ हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर आप में लाइक प्राइमरी टाइप का हो तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकेंडरी टाइप में तो काउंसलिंग या लाइक कुछ थोड़ा मेडिकेशन हम लोग यूज करेंगे ना, तो उससे भी वहां पर हो सकता है सेकेंडरी टाइप में। प्राइमरी टाइप में तो पूरी अच्छी सी ट्रीटमेंट हमें करानी पड़ेगी, बट सेकेंडरी टाइप में तो अच्छे से हम लोग वहां पर काउंसलिंग के साथ ही कर सकते हैं। इसमें फिजिकल ट्राइगर्स क्या है, फिजिकल रीजंस क्या है, साइकोलॉजिकल रीजंस में तो फियर, डर है, चिंता, कई बार प्रेगनेंसी की चिंता हो जाती है, कुछ अच्छा नॉलेज नहीं होता है तो महिला को या दोनों को भी, तो वहां पर भी डर या चिंता के कारण, प्रेगनेंसी के कारण भी वो पूरा कोऑपरेट नहीं कर पाती। कई बार कुछ परिस्थितियां होती है जैसे छोटा घर है, तो ये भी कारण सामने आया था जब ऐसे केसेस हम लोग हैंडल करते ना, कि छोटा घर है तो पत्नी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, या एक संकोच के कारण भी वहां पर पूरा कोऑपरेशन सहयोग नहीं हो पाता है, जिसका भी एक कारण साइकोलॉजिकली हम लोग ले सकते हैं, या इसको वजाइनिस्मस ही कहा जा सकता है। एक कुछ मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट के रूप में भी कई बार वजाइनिस्मस देखा जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट के कारण या हार्डनेस के कारण लुब्रिकेशन ठीक से नहीं होता है, तो एलोपैथी डॉक्टर्स तो लुब्रिकेशन के लिए जेल्स वगैरह बता देते हैं, जो कि सहजता से सभी प्रकार की क्रियाओं में उसको सुकरता मिले। सो ये भी ये हो सकता है। सो कुछ पेल्विक सर्जरी अगर होती है तो उसमें भी मेनोपॉज में, चाइल्ड बर्थ के बाद भी ये हो सकता है। हेल्थ कंडीशंस लाइक कैंसर वगैरह के पेशेंट है, या ट्यूबरकुलोसिस, या जहाँ पर धातुओं का बल कम है, धातु क्षयजन्य व्याधियों में भी हम लोग देख सकते हैं कि पूरा शरीर का बल ही कम होता है, इसलिए उसके मसल्स में इतनी ताकत ही नहीं हो पाती है ये। बट ये एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी जब बहुत ही पेशेंट कैंसर जैसे, जहाँ पर धातुओं का बल, या एड्स जैसे कुछ ये डिसीज है जिसमें धातु का बल एकदम से कम हो जाता है, वहां पर भी हम लोग इसको देख सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन में भी कई बार पेन होता है। यूटीआई इन्फेक्शन में बर्निंग मिक्चुरेशन भी होता है, बुखार भी रहता है, और कुछ पेन के जैसे भी देख सकते हैं प्रोफ्लेक्शन। ठीक है, तो बर्निंग मिक्चुरेशन, डिफिकल्टी इन पेनिट्रेशन, फियर ऑफ पेन, और मतलब लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। तो इसमें जैसे मैं बता रही थी आपको कि इंटरकोर्स तो होता है बट ऑर्गेजम नहीं मिल पाता है, ये भी एक कंडीशन होती है। मतलब ठीक है, बच्चे भी हो जाते हैं बट फिर भी उसका भी फियर,
और पेन कंटिन्यू वैसे चलता रहता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनको समझता है कि नहीं ये मतलब इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, तो वहां पर वो फिर समझते हैं कि ये टाइप ऑफ एक कंडीशन है जिसको हम लोग वजाइनिस्मस के नाम से भी कह सकते हैं। तो सीवियरिटी के हिसाब से इस प्रकार से एक्सपीरियंसेस सभी की डिफिकल्टीज अलग अलग हो सकती है। सो कुछ भी इंसर्ट करने में भी प्रॉब्लम आना, या कुछ लिमिटेड इंसर्शन के लिए भी सहजता आना, ऐसे अलग अलग सीवियरिटी के फैक्टर्स हम लोग देख सकते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर वजाइनिस्मस? रिस्क फैक्टर्स जैसे मैं बता रही हूँ, फियर ऑफ प्रेगनेंसी है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, जहां पर कुछ विवाह के दौरान की स्थितियां होती है, कई बार दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं होते तो भी वजाइनिस्मस हो सकता है, या फिर विवाह अनिच्छा, प्यार की भावना की कमी, ये भी कुछ कारण वजाइनिस्मस के देखे जा सकते हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस में पर्सनालिटी चेंज हो जाना, कुछ घरेलू झगड़े या हिंसा, या फिर पर्सनल लाइक सेल्फ एस्टीम नहीं होता है, स्ट्रेस रहता है। कई बारी फिर पति पत्नी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कुछ हद तक वो कुछ लाइक इसका भी रीजन वहां पर हो सकता है, मतलब डिवोर्स तक वो केस ऐसे हो सकते हैं। ये छोटे छोटे कारण होते हैं, बट फिर भी सोसाइटी में हम लोग इसको देख पाते हैं। और कुछ केसेस में हमने इनफर्टिलिटी भी ऑब्जर्व की है, मतलब जो नॉलेज नहीं होता है ना जिन लोगों को या जिन कपल्स में, तो इसमें इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो सकती है। अभी आगे बढ़ते हैं तो सारी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी कहाँ कहाँ पर ये हो सकता है, इसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रायंगल्स। इसमें ज्यादा मेरा ये मानना है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल बिहेवियरल फैक्टर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं या मायने रखते हैं। तो इसमें स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। अभी बताइए ट्रीटमेंट पार्ट हम लोग कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो काउंसलिंग, सबसे पहले दोनों जो भी है जितनी भी सिवियरिटी का हो, उस सिवियरिटी में हम लोग इमोशनल ट्राइगर फैक्टर्स को कम करेंगे। कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं कुछ इसमें, लाइक कभी एक मूवी आई थी ना, उस मूवी में भी इसी प्रकार से था। तो हम लोग सीरीज में मूवीज में भी इस प्रकार के बचपन के कुछ हादसों का शिकार होते हुए कैसे, मतलब तो जैसे आगे आगे वो बढ़ते हैं ना, तो लाइफ में उनको क्या क्या दिक्कतें होती है वो भी हम लोग देखते हैं। फियर तो बड़ा ही इमोशनल टाइगर होता है, तो इस फियर को या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को कम करे, या जो भी उनकी मन में कुछ सेक्स के बारे में इमेज बन गई है ना, उसको लेकर हमें अच्छे से काउंसल करना होगा। और एंजाइटी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी दोनों को बिठाकर अच्छे से काउंसल करिएगा, उनको प्रॉपर नॉलेज लेने को बताइएगा किस प्रकार से ये क्रिया होती है, तो बहुत मात्रा में फर्क पड़ेगा। साइकोलॉजिकल हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इसको ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट, इसमें साइकोलॉजी के साथ साथ एक्सपर्ट्स के साथ साथ सर्जरीज भी बताई गई है, या डायलेशन कराते हैं, वही एनेस्थेशिया देकर जो मसल्स है ना उसमें डायलेशन करवाते हैं, ये भी एक प्रकार की सर्जरी ही होती है। अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर ये बढ़ जाता है या कुछ दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या काउंसलिंग से फायदा नहीं होता है, तो वी कैन गो विद द सर्जरीज। तो इसमें हम लोग सर्जरीज करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसको और कुछ क्या क्या डालेंगे ट्रीटमेंट पार्ट में। अश्वगंधा, शतावरी, या फिर रासना, एरंड, हरिद्रा, हरिद्राखंड, महामंजिष्ठादि कषाय, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी, जो यूरिन इन्फेक्शन के लिए हम लोग देते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देंगे। कफ का शमन हमें करना है, कफ शमन के लिए इसमें और जो वहां की मसल की टाइटनेस है, मसल का जो संकोच है, स्पाज्म है, वेदना कम करने के लिए, मसल की मूवमेंट में शिथिलता या लाइक सुकरता लाने के लिए हम लोग वहां पर एज अ पार्ट ऑफ पंचकर्मा, एज अ पार्ट ऑफ लोकल ट्रीटमेंट पीछू करेंगे। पीछू इज बेस्ट, पीछू का बहुत अच्छा रोल है इसमें। लाइक जैसे मैंने पीछू आपको पढ़ाया था ना, पीछू के लिए हम लोग कौन से तेल का, पीछू के लिए मेरा मानना है दशमूल तेल, कुमारी तेल, एरंड तेल या सहचर तेल, जो वात के ऊपर भी काम करेंगे और कफदोष के लिए भी अच्छे बताए गए हैं, या चंदनबला लाक्षादी तेल,
इसका भी अच्छा रोल मतलब रहेगा। इसको हम लोग पीछू के रूप में देते हैं लोकल ट्रीटमेंट। आप इंटरनल मेडिसिन के रूप में महामंजिष्ठ आदि कषाय दीजिएगा। इसमें लोध्र अशोक, मैंने कल आपको जो लोध्रादि कषाय बताया था, इसका भी अच्छा रोल है। अशोकारिष्ट भी दे सकते हैं, देवदारवैदी कषाय भी पीने को दे सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी तो देनी ही है हमें। हरिद्राखंड दीजिएगा। सूक्ष्म त्रिफला या त्रिफला गुगुल, गुगुल बेस्ट काम करेगा, वात शमन का काम है ना, तो इसीलिए गुगुल भी अच्छा है। मैंने आपको कल रासना सप्तक कषाय पढ़ाया था, वो भी यहाँ पर काम करेगा। एक्चुअली पेन के लिए रासना का बहुत अच्छा रोल है। रासना एरंड या एरंड भ्रष्ट हरित की दीजिएगा। अनुलोमन भी थोड़ा कराएंगे हम लोग इसमें, इस केसेस में आप पिछू भी धारण करा सकते हैं, थोड़ा विरेचन भी करा कर देखिएगा। अगर इसके साथ साथ पेशेंट की आयु और बाकी इसको कुछ रिलेटेड आपको सिम्टम्स दिखते हैं क्या, लाइक वजाइनस में, इसके साथ साथ कई बार मेरा ये मानना है कि पेशेंट में मलावष्टम भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर कराने के लिए विरेचन भी कराएंगे हम लोग, अनुलोमन कराएंगे वात का। तो एरंड तेल का, एरंड भ्रष्ट हरितकी का या त्रिवृत्त लेह का प्रयोग करिएगा। इसमें आप बस्ती, योग बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। निरूह अनुवासन व्यक्तासात करिएगा, ये भी अच्छा है। मल का अनुलोमन भी हो जाएगा, और जो भी आम है या वात का प्रकोप है या कफ की संप्राप्ति है वहां पर, उसको भी अच्छी राहत मिलती है। तो आप निरूह अनुवासन ऐसे व्यक्तासात करके पूरी बस्ती क्रिया करिएगा। और इसमें आपको पीछू रखना है, पीछू का अच्छा रोल है, पीछू बेस्ट है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गई, हम लोग काउंसिल करेंगे अच्छे से, एजुकेशन देंगे, इसके साथ ये पूरी मेडिसिन हम लोग चलाएंगे। आपको साइकोलॉजिकल फियर या जैसे डर है, उसको निकालने के लिए तो महिला को खुद से प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए उसकी नींद अच्छी आनी जरूरी है, उसका आहार सात्विक हो, उसको हम लोग कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। इसके साथ साथ उसका सत्वगुण बढ़ाने के लिए दूध, घृत, नवनीत, मिश्री ऐसे खाद्य पदार्थों का आहार में वो समावेश करे। इसके साथ साथ कुछ धातुओं का बल बढ़ाने के लिए रसायन चिकित्सा भी करें। रसायन के लिए आप घरेलू रसायन के तौर पर मूसली के फ्लेक्स से दूध के साथ पीने को दे सकते हैं। माउश जो है, उड़द, उड़द के सारे व्यंजन, उड़द के बारे में आचार्य चरक ने भी कई सारे कल्पों का या कई सारे प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से उड़द ये हमारे लिए शरीर के धातुओं को बल बढ़ाने के लिए काम करता है। आप उड़द की दाल खाने में समाविष्ट करें। उसके जो भी पति पत्नी है या खास करके महिलाओं में ये है ना डिसीज, तो इसके ध्यान देखिए आप आहार में शुक्र धातु का बल बढ़ाने वाले या धातु का ही पोषण कराने वाले सभी प्रकार के आहार हम लोग इसमें इंसर्ट देंगे। उसको आहार की इसमें भी योजना करिएगा। इसमें आंवला के भी रोल रहेगा। अम्ल की रसायन या च्यवनप्राश का भी मतलब यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या को भी ठीक करिएगा। मासिक धर्म रेगुलर होना भी जरूरी है, तो पूरा एजुकेशन हम लोग देंगे। यहाँ पे कफज योनि व्यापक की जो चिकित्सा बताई गई था, कफज द्रव्य, कफज्ञ द्रव्यों का भी प्रयोग हमें करना होगा। और दूसरा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, देखिए ये इस सिचुएशन से निकलने के लिए समय लगता है, तो इसमें हम लोग धीरे धीरे ही पेशेंट को बाहर लाएंगे। एकदम से वो पेशेंट बाहर नहीं आएगी, तो स्टेप बाय स्टेप उनको इम्प्रूवमेंट दिखेगी भी। और दोनों कपल को ऐसे ही समझा दीजिएगा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, धीरे धीरे उनका भय कम होगा और धीरे धीरे मसल्स नॉर्मली संकोच या विकास उनका होते चला जाएगा। तो समय दीजिएगा इस सभी के लिए, एकदम 1, 2, 3, 4 महीने में नहीं होगा, 6 महीने, साल भर के इस पूरा सेशंस, एक्सरसाइज, डाइट, काउंसलिंग, कुछ मेडिसिन, इसके साथ अगर आप चलते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। पीछू कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस्ती कराएंगे तो 3 महीने में पेशेंट्स का 50% रिजल्ट तो मिलता है। जैसे मैं अभी एक बहुत सारे केसेस मैंने देख रहे हैं, तो अलग अलग एंगल्स के केसेस मैंने देखे हैं, मतलब जिसमें साइकोलॉजी या कुछ घरेलू ये प्रॉब्लम्स होती है, मेनोपॉज में भी ये समस्या बढ़ जाती है, और कुछ सर्जरीज के चलते भी है, कुछ हादसा होता है जिंदगी में, कुछ एकदम से मनोघात हो जाता है, कुछ किसी की डेथ है या कुछ बुरी घटना हो जाती है, दुखद घटना हो जाती है, उसके बाद से भी परिवर्तन देखा जाता है। उसके पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, तो पेशेंट बताते कि नहीं नहीं ऐसा हो गया, तो उसके बाद से मतलब इसकी डेथ हो गई, तो इसके बाद से ये बिल्कुल भी इसकी रुचि चली गई या ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती है, वगैरह वगैरह। तो दोनों को, पति को भी हमें काउंसल करना है, पति का बड़ा रोल रहेगा, तो पूरी तरह से अपनी पत्नी का सहयोग दे या अच्छे से समझ ले उसको, और मतलब धीरे 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 वो दोनों अपने रिलेशनशिप में सुधारना करेंगे, तो फिर ये कुछ ज्यादा बड़ी समस्या तो नहीं है, बट इट नीड्स ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकली। दूसरा, इसमें एक्सरसाइज का भी अच्छा रोल रहेगा।
कीगल्स एक्सरसाइज, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स है ना, उसमें उसको स्ट्रेच करके कुछ होल्ड करना, इस टाइप के ये एक्सरसाइजेस होते हैं। कुछ और दूसरे भी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, जिसमें मैं शेयर करके आपको ये कीगल्स एक्सरसाइज की इमेज बता देती हूँ, ताकि आप पेशेंट को भी अच्छे से बता सकते हैं। इस टाइप से ये टाइटनिंग करता है, पेल्विक फ्लोर को टाइट बनाने के लिए। और जो वजाइना, रेक्टम, एनल, फ्लैडर, ब्लैडर, सभी अधोउदर के जो भी अधो शरीर के अवयव है ना, इस सभी के ऊपर ही कंट्रोल करेगा इस टाइप के कीगल एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर पे स्ट्रेच देने वाले जो भी एक्सरसाइज है, उन सभी को यहाँ पर हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे, तो अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आजकल केगल्स एक्सरसाइज मैंने आपको शायद पीसीओडी और कई सारे व्याधियों में मैंने आपको केगल्स एक्सरसाइज बता दिए थे ऑलरेडी। पेल्विक फ्लोर के मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में आप करा सकते हैं। जिनको पीएमएस सिम्टम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, उनमें भी, इन पेशेंट में भी हम लोग ये एक्सरसाइज कराते हैं, तो भी अच्छा रिजल्ट मिला है। इसको कराना चाहिए। यस। पेट, कमर के ऊपर दबाव पड़े, इस प्रकार के एक्सरसाइज को फॉलो करिएगा। पेट और इसके ऊपर ये करें। हाँ, मैं और थोड़ा इसमें आपके फियर को, डर को निकालने के लिए और अच्छी नींद और साइकोलॉजी में इम्प्रूव लाने के लिए सारस्वतारिष्ट ब्राह्मी वटी, आपको कुछ साइकोलॉजिकल ज्यादा ही प्रॉब्लम है, स्ट्रेस वगैरह है, तो शिरोधारा नस्य कैन बी एडेड। नस्य तो आप बिल्कुल करा सकती है, जो हार्मोन्स के ऊपर भी काम करेगा, फियर फैक्टर को, फ्राइट एंड फाइट मैकेनिज्म को इम्प्रूव कराने के लिए भी काम करेगा। हमने इसको पढ़ा है अभी अभी फिलहाल, मैंने जो सीरीज की थी ना एंडोक्राइनल सिस्टम के रूप में, तो उसमें भी मैंने पढ़ाया था फ्राइट एंड फ्राइट मैकेनिज्म जो है एड्रिनल ग्लैंड वाला, तो इसमें भी नस्य काम करेगा, शिरोधारा काम करेगी। तो आप शिरोधारा करिएगा, दूध की धारा, तक्र की धारा और चंदन वाला लाक्षादी तेल का धारा, या शिरो पीछू, इसका भी रोल रहेगा। नस्य डेली आप नस्य बताइए पेशेंट को, डेली नस्य कराने से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसमें कुछ ज्यादा सोचने की ही बात नहीं। योगराज गुगुल भी देना है आपको, जो खास करके पेन के लिए अच्छा काम करेगा। शतावरी कैप्सूल्स भी दीजिएगा, शतावरी टॉनिक के रूप में काम करेगी, मसल का बल बढ़ाएगी, धातुओं का बल बढ़ाएगी शतावरी, आप उसको दे सकते हैं। शतावरी कैप्सूल्स दे, शतावरी ग्रैनुल्स का भी आप मतलब दे सकते हैं उसको। फीमेल और मेल दोनों को अलग अलग काउंसिल, और फिर दोनों को एक साथ काउंसिल। हेल्दी टिप्स डाइट के बारे में बताइएगा, सत्व गुणों युक्त आहार, लेग्यूम्स ऐड करें आहार में, प्रोटीन्स, ग्लूटेन फ्री डाइट ऐड करें, बहुत ज्यादा ग्लूटेन का डाइट ना ले, दूध, घृत, मिश्री का प्रयोग करें, कुछ कोकोनट ऑयल या कोकोनट खाए, वो भी अच्छा ये करता है। आंवले का रस या आंवला का मुरब्बा, आंवला आप डाइट में जरूर समाविष्ट करें, उसको बहुत अच्छे से काम करेगा। अवॉइड बिहेवियरेजेस लाइक हॉट ड्रिंक्स, कॉफीज, टी वगैरह, ये कम करें, और इसके बजाय आप इक्षु रस, गन्ने का जूस, दूध, नारियल का पानी, ऐसे सभी इसका इस्तेमाल करें ज्यादा। गुड़ खाए, लेग्यूम्स खाए पूरी तरह से, बाकी सब कुछ बाहर का खाना अवॉइड करें। इमोशनल एक्सरसाइज भी करिएगा आप, थोड़ा इमोशनल एक्सरसाइज यानी एक टाइप से अपने मन को ये करना, कंट्रोल करना, इसके लिए प्राणायाम कर सकते हैं, वो भी अच्छे काम करेंगे, प्राणायाम का भी अच्छा रोल रहेगा। सो ये मैंने आपको आज वजाइनिस्मस के बारे में पढ़ाना चाहा, उसके टाइप्स मैंने बताए, सिम्टम्स, और हम लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और इसके साथ पार्टनर को भी ट्रीट करना है आपको, साइकोलॉजिकली पार्टनर को ट्रीट करिएगा, और उसकी भी पूरी एग्जामिनेशन कराइएगा। ऐसा नहीं कि वजाइनिस्मस पेशेंट हमारी फीमेल पेशेंट में है, फिर भी पार्टनर का भी हमें हिस्ट्री पूरा लेना पड़ेगा, लाइक उसमें भी कुछ अनयूजुअल थिंग्स आपको मिलती है क्या, वो भी देखिएगा, अनयूजुअल कुछ हो तो वो भी जरूरी रहता है ना। यस, नमस्कार सभी को। अभी आप बताइए मुझे, आपका कुछ इसके साथ ऐसे सभी केसेस के साथ अनुभव हो तो। डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ज्यादा मत ये करें, चॉकलेट्स वगैरह, मसाले का यूज करें कफ शमन के लिए, मसाले खा सकते हैं, अदरक शुंठी का प्रयोग करें,
शुंठी सिद्ध जल ले सकते हैं, बादाम भिगोकर खाइएगा। यस मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए। वो मैंने केस डाला था ना फाइब्रॉइड का, हाँ 2.1 इंटू 1.9 सेंटीमीटर का है मैम। पोस्टीरियर बोलते हैं, इंट्राम्यूरल है करके। और दूसरा जो है वो में है, 9.1 इंटू 8.6 ऐसा है, मतलब 0.9 सेंटीमीटर जैसा, इतना छोटा है इंटीरियर फाइब्रॉइड। मैम वो लू क्या केस नहीं तो उसकी गायनेक बोल रही है कि हिस्टेक्टोमी आगे करनी पड़ेगी उसको। एज क्या है मैम, थोड़ा डिटेल्स अभी बताइए मुझे, एज क्या है बताइए। मैम वो 39 ईयर ओल्ड है पेशेंट, हम्म डिवोर्सी है, उसको सेकेंड हम्म मैरिज इंटरेस्टेड है। और उसको मतलब शी वांट्स टू कंसीव मैरिज के बाद, मतलब उस देख रही है दूसरी हम्म शादी। हम्म तो पर ये दो है और एक सिस्ट है मैम उसको। हम्म वो 2 सेंटीमीटर है और कुछ इंटू टू इंटू समथिंग 1 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है सिस्ट। और ये फाइब्रॉइड है। तो हम्म उसको कुछ गायनेक ने बोला है। और उसका मैम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट मेरे से चल रहा था। हम्म तो वो कम हुआ है 7-8 kg उसका। और उसका हम्म FSH लेवल वैल्यू कुछ कम आया है, LH और प्रोलैक्टिन बढ़ा है, 32 है कुछ वैल्यू उसका, अच्छा ऐसा है। अच्छा ये 3 वैल्यू ऐसे हुए। अच्छा और थायराइड 2.5 है मैम उसका। अच्छा हाँ, अच्छा ऐसे है। अच्छा। तो मैम मैम उसका कंप्लेन क्या था कि उसको हम्म मेंसेस है ना बराबर टाइम पे नहीं आ रहे थे, ये 3-4 महीने। ये पहले बराबर आ रहे थे। और मैंने आपको बताया था इस केस में वो हार्मोनल पिल, अनवांटेड पिल ले रही हाँ थी। हाँ किसी के साथ रिलेशनशिप है उसका, एवरी टाइम यूज्ड टू टेक दैट पिल। हाँ, वो केस है क्या ये? अच्छा वही है क्या हाँ पेशेंट? वही अच्छा है केस। पर वो गायनेक के पास गई ना, फिर उसका डिफर हुआ, फिर अभी बाद में मेरे पास पूछने आए कि ऐसे हम्म हो सकता है क्या आपके मेडिसिन से, ऑपरेशन हो सकता है क्या आगे इंटरेक्ट। हम्म बीच में वो ना मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड होती थी ना बीच बीच में। हम्म तो मैंने उसको बोला था तो वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर बाद में उधर गए केस, तो फिर उन्होंने बराबर इन्वेस्टिगेशन करवा दिया, उसको सोनोग्राफी उधर। तो उसमें फाइब्रॉइड और ये सिस्ट आया है। अच्छा। तो मैडम की बोली कि एक फाइब्रॉइड तो ठीक नहीं होगा मेडिसिन से उसको, बट मतलब मैम अगर छोटा है फाइब्रॉइड, इसको करने की जरूरत नहीं है वैसे सर्जरी की। सर्जरी की मुझे भी मालूम है। उन्होंने सिर्फ बोला कि आगे अगर ज्यादा परेशानी हुई, समझो ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा नहीं कुछ, नहीं, हाँ हाँ तो हाँ। वो बोले हम निकालेंगे इंस्पेक्टर से, ऐसे बोला अगर अच्छा करेगा। तो बट अभी अभी उसको है ना देखिए आप। मैम 21 डेज का हार्मोनल साइकिल दिया है उसको। आज रिपीट सोनोग्राफी करने वाले उसको, फिर मुझे वो भेजेगी रिपोर्ट। तो अच्छा मुझे सिर्फ वो बोल रहे थे कि एटलीस्ट आपके मेडिसिन से तो ये हो सकता है कि आप फाइब्रॉइड मतलब निकल ये सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होगा, 3 महीने में हो जाएगा, इतनी कम साइज है तो। हाँ मुझे यही पूछना था मैम कि हम कितने साइज तलक ले सकते हैं थायराइड फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बिलो मतलब कितना सेंटीमीटर का है? बिल्कुल। कितना समय लगेगा? नहीं मैं आपसे पूछ रही मैम, बिलो मतलब 2 सेंटीमीटर तलक ले सकते हैं ना, 3 सेंटीमीटर का? बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है तो थोड़ा मतलब ये होता है। दो हाँ सेंटीमीटर ये 1 से 2 तो स्मॉल ही हो गई ना, उसमें कुछ ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर और सकते मैम हैं। वो पोस्टीरियर इंट्राम्यूरल है तो भी ये होगा ना मैम, कम होता हो होता है जाए। होता है होता है, यस यस होता है, अगर क्योंकि मैंने प्रॉपर। मैम मैंने एक बार भी नहीं ट्रीट किया है ऑनेस्टली, इसमें मेरा नहीं नहीं फर्स्ट। होगा मैम, कुछ ज्यादा आप इसमें मत करिएगा, मतलब ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा आप। सबसे पहले तो दीपन पाचन कराएंगे हम लोग, मांस में तो पाचन के साथ करेंगे सबसे हाँ पहले तो। ठीक है, यूजी का रिपोर्ट भी आ जाएगा ना, और कुछ कराने को बताया ना उसने, उसको हाँ आपने। हाँ हाँ, मांस में तो पाचक, आरोग्यवर्धिनी, और हाँ। इसमें पीरियड कैसा है उसका वो बताइएगा। अभी पीरियड मैम उन्होंने दिया है ना 21 डेज, मैंने बोला ना पीरियड के बीच में वो ब्लीड हो रही थी, स्पॉटिंग हो रहा था। अच्छा अच्छा, तो ओके। फिर वो रुक नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने बोलते ना उसको प्रोजेस्टेरॉन पे ऐसे डाला अभी 20। अच्छा फिर अभी उसके बाद बोलेगी कि रिपीट सोनोग्राफी करेगी कि
कुछ साइज सिस्ट का कम हुआ है क्या देखते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आया समझ, ठीक है। आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावती और कंचनार गुगुल और माउस मेथोपाचन, बस पहले इतने 15 दिन के लिए इतना दीजिएगा। सुकुमार कषाय नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि पीरियड ऑलरेडी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है ना, तो ये पीरियड और ज्यादा शॉर्ट करेगा सुकुमार कषाय, तो इसीलिए हम लोग नहीं देंगे। तो आरोग्यवर्धिनी, कंचनार गुगुल, चंद्रप्रभावती दीजिएगा। थोड़ा जो भी अंदर ही सूजन वगैरह है उसके ऊपर चंद्रप्रभावती काम करेगी, और जो कफदोष का कारण अर्बुद बना है उस अवरोध की समाप्ति या सिस्ट या फाइब्रॉइड को फोड़ने का, भेदन करने का काम कांचनार गुगुल करेगा। और आरोग्यवर्धिनी ओवरऑल ट्रीटमेंट करेगी। तो आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावती, कांचनार गुगुल, इसमें आप बेदिक्कत यूज करिएगा। इसके साथ साथ फेनुग्रीक और फेनल दोनों का पानी रात में भिगोकर या 3-4 घंटे भिगोकर दीजिएगा, उससे भी काफी हद तक फर्क पड़ता है फाइब्रॉइड्स में पेशेंट। मैडम फेनुग्रीक में मेथी और बड़ी शेप। हाँ बड़ी शेप, यस। मैम इसमें ये दे सकते हैं वरुणादि काढ़ा। वरुणादि भी दे सकते हैं ना, वरुणादि भी दे सकते हैं, वरुणादि कषाय भी अच्छा है। वरुणादि कषाय का कंचनार गुगुल का रोल सेम ही रहता है, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि कंचनार गुगुल पेटेंट है ना, खास करके अर्बुद जैसे व्याधियों में। और फिर आपको नेक्स्ट साइकिल में वरुणादि कषाय ऐड करनी। आपको कुछ खुद से कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप इसमें शिग्रु गुगुल भी या शिग्रु चूर्ण, पाषाण भेद, मुस्ता, गुरुची, गोक्षुर पुनर्नवा, ऐसे सभी मतलब जो मुद्रल है, भेदन का काम करते हैं ना, इन सभी का चूर्ण बनाकर आप उसको गर्म पानी के साथ, शहद के साथ दे सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। शिग्रु का भी अच्छा रोल रहता है, शिग्रु गुगुल भी काम करेगा। तो इसके आप बाकी मेडिसिन दे रहे तो एक चूर्ण शहद के साथ पीने को दीजिएगा या गर्म पानी के साथ दीजिएगा। हाँ चलेगा मैम, मैं कल से आई थी ना पेशेंट, तो फिर नहीं मैम होगा, इसमें बिल्कुल होगा। बाकी भी उसकी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। आपने ना दीपन पाचन कराकर ये ट्रीटमेंट किया ना का, तो उसके छोटे-छोटे वो सब कम हो जाएंगे और वहाँ क्लियर हो जाएगा पूरा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, उसका हेल्दी हो जाएगा। मैम मेथी के साथ क्या दिया? मैम मेथी के साथ क्या दिया? ये शेप क्या बोलेंगे आप, बड़ी शेप बोलते हैं, सौंफ। अच्छा अच्छा, हाँ सौंफ का भी। ओके। शतपुष्पा मतलब अच्छी है ना, शतपुष्पा का रोल अच्छा है ना इसमें फाइब्रॉइड्स में। मैम अनुलोमन भी कराइएगा माधुरी मैम, बीच में 5 दिन के बाद एक बार एरन तेल लेने को बताइए। हाँ जरूर, तो वो भी मतलब फायदा देगा। थैंक यू मैम। होता है मैम, होगा इसको बिल्कुल होगा। तो पेशेंट थोड़ी सी आपकी जरा ये है ना साइकोलॉजिकली थोड़ा वो आती है कि अब देखिए उसको काउंसिल करेंगे, वो बात करेंगे उससे, अगर वो कंफर्टेबल हो तो आने के लिए। नहीं मैम आज आएगी नहीं, बेचारा मूडी है एकदम, वियर्ड पेशेंट है मुझे। अभी बीच में ही गायनेक के पास गई, उसका बोलते हैं ना ऐसा ये रहता है। वो तो थोड़ा चलता ही है, बट हमें तो अच्छा है मैम, वो जाती है तो अच्छा है, रिपोर्ट तो पूरा होता है, जाता है बराबर, क्योंकि उनका अच्छा ओपिनियन लेना भी जरूरी है। जरूरी है। हाँ वो तो ठीक है ना, वो तो अभी मतलब सिर्फ आए तो ठीक से फॉलो अप करना इम्पोर्टेंट है, अपने पास लिया तो, नहीं तो क्या करते 1 हफ्ता लिया नहीं आएगा 2 हफ्ता ऐसे करते। नहीं यूएसजी कराना ये तो ठीक है ना, कुछ ये नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 महीने से मैं बोल रही थी तो नहीं सुना इतना, जाके इतना दिमाग खाया मेरा, तो जाके दूसरे ने बोला तब जाके कर गया, ऐसा है। गायनी के मामले में थोड़ा ज्यादा कन्विंस करना, थोड़ी आयुर्वेद के साथ समस्या होती है, बट धीरे धीरे पेशेंट्स मान जाएंगे, हो रहा है धीरे धीरे। सर मैंने भेजा वो रिपोर्ट्स। हाँ आपने भेजा हुआ ना, मैं देखती हूँ 1 मिनट। हाँ उसको ओवरेंसिस, चॉकलेट ओवरेंसिस थी, वो आज सिंपल ओवरेंसिस आई है। अच्छा वो आप पुरानी केस है या उसी केस की आपने रिपोर्ट डाले हैं मैम? पुराने केस है मेरा, वो सारी हिस्ट्री डाली है मैंने। मैम ट्रीटमेंट क्या दिया? अब उस पहले तो काचनार गुगड़, 10 मूलपात और प्रजास्थापन घनवटी, सतपुष्पा चूर्ण ये सब चालू था। फिर ये मंसिस नहीं आया तो मैंने शिग्रु ये सब चालू कर दिया बाद में, सुकुमार कसाय और मेंसिस इस बार रुका है, बाकी विरेचन के बाद रेगुलर ही था। ये भी सिस्ट का ही है क्या? मैं एक बार फिर से देखती हूँ।
मैंने ठीक हाँ, से एक देखा नहीं। चॉकलेट 2.5 या 2 सेंटीमीटर था। तो वो अभी अभी का रिपोर्ट है, ये पहले के रिपोर्ट आज के का साथ? है, आज, हाँ, आज का पहले है। का भी भेजा है, आज का भी भेजा है। कितना फर्क आया है? चॉकलेट में से सिंपल हो गया, 2 था 1 हो गया। पर ये अच्छा, उस गायनेक बोल रहा है वो चॉकलेट तो क्लियर हो गया होगा, ये वापस दूसरी बार, ये बार रुका है ना, इसकी वजह से आया होगा, रुका। इस दूसरी सिस्टर हुई है, चॉकलेट वाली नहीं है, वो अच्छा, सोनोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला। अच्छा। उसकी मैम, उसकी प्रकृति, उसका एज कितना है? 22 ईयर है, पित्त प्रकृति है, फिर कैसे क्या इतने रिकरेंटली हो? अनमैरिड है, मैरिड है? अनमेरिड है। अभी पीरियड अनमेरिड है, अभी पीरियड कैसा है मैम? दो हेतु क्या महीने है से मैम? रुका है, 2 महीने से 2 रुका है, तो महीने अभी से हुआ रुका ही है, नहीं है 2 महीने से? नहीं हुआ, नहीं हुआ, ओके। नहीं, अच्छा, मैम अभी उसका क्या? हेतु क्या है? हेतु जरा। नहीं, वो सब तो उसने स्टार्ट था, पर इस बार ठंडा चालू किया गर्मी की वजह से, बाकी तो सब 4-5 महीने से बंद ही है सब। नहीं अच्छा, मैम, ये मेरे, पहले क्या करती थी वो? ज्यादा बाहर का नहीं, पहले तो खाती थी, पर उसने क्या किया था कि गायनेक से बताया, 25 साइकिल उसने ओसी पीस ली ये बाप रे। निकालने के लिए। फिर वो एक बार ऐसे ही आई और मुझे पता चला कि, तो ये फिर मैंने बंद करवा दिया और ये सब स्टार्ट करवाया। तो अच्छा, ओसी पिल से आती थी मेंसेस में, रेगुलर नहीं थी, आई विरेचन के बाद से रेगुलर थी। अच्छा। अभी क्या चल रहा है बताइए मुझे, मैं ऐड करती हूँ उसमें। हाँ, अभी सुकुमार कसाई, हम्म, आरोग्यवर्धिनी और हिंगू बचा दी, और आज एलोज का मैं सोच रही थी, एलोज कंपाउंड दूं, अच्छा, मेंसेस नहीं आया है तो। अच्छा। तो ये आपने सुकुमार कषाय देकर, या देकर कितने दिन हो गए? हाँ, आज 10वां दिन है। 10वां दिन। अच्छा, फिर तिल का काढ़ा देंगे मैम इसमें आप? तिल हाँ, तिल गुड़ का काढ़ा ऐड करिएगा, तिल ओके, और चंद्रशूर, हाँ, वो मेथी दाना गुड़। वाला 4। हाँ, हाँ, वो करिएगा इसमें ऐड आप। हाँ, वो भी ओके, मतलब, अरसी मेथी दाना ये सब। हाँ, मेथी दाना भी हाँ, करिएगा इसमें ऐड। ओके, आरोग्यवर्धिनी चालू है? हाँ, चालू है। ओके, फिर तो आ जाना चाहिए अपने। 10 दिन हो गए ना देकर तो। हाँ, मैम पर उसका उस एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है इसकी? नॉर्मल भी लिखा है उसमें, नहीं लिखा ज्यादा कुछ। उसने जो सोनोलिस्ट से उसने बोला बाकी सब सही है, ये सिर्फ ओवेरियन सिस्ट डेवलप हुआ उसकी वजह से रुका है। ओके, एक और दूसरा बताती हूँ मैं उसको। हल्दी का पानी 1 चम्मच, साधारण सा, मतलब आधा चम्मच लीजिएगा 1 गिलास वाटर पानी में, और उबाल कर 2 बार लीजिएगा दिन में। और अभी हाँ, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना तिल का काढ़ा, तो हाँ, इसमें जैगरी, थोड़ा जिंजर, तिल के दाने और कैरम सीड्स ऐड करिएगा। ये सब मिलाकर भी एक पेटेंट है, ये भी एक अच्छा काम करेगा। तल गुड़ और तिल, गुड़, हाँ, कैरम सीड्स, हाँ, अजवाइन, 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 अच्छा, हाँ, जिंजर अजवाइन अजमो, डालकर, हाँ, वो सब डालकर। ओके, तो अजवाइन भी उष्ण गुण का है ना, तो वो भी इंड्यूस करेगा। क्योंकि अनार्थों में ओके, केसेस में हम लोग उष्ण अम्ल रस का बताते हैं, उसका थोड़ा खान पान में स्पाइसेस बढ़ाइएगा, खट्टा बढ़ाइएगा खान पान में उसको। ओके, हम्म। और आप जो एलोस कंपाउंड बोल रही थी, तो वो भी चल सकता है। हाँ, हम्म, हो जाएगा उसका, 1-2 दिन में हो जाएगा हाँ, हाँ, उसके बाद क्या दूं ये? उसके। अच्छा, पीरियड आने के बाद ना, हम्म, पीरियड आने के बाद मैम शिग्रू गुगुड़ ऐड करिएगा, शिग्रू गुगुड़। हाँ, ओके, मैंने वो उसको सिगरू ऐसे ही खाने को बोला है 2-3 रोज नहीं, आप अभी उबाल के। शिग्रू गुगुड़ पूरा मेडिसिन ही ऐड करिएगा, शिग्रू ओके, गुगुड़ इसमें। और अभी कुबेराक्षवटी का ट्रायल करते हैं फिर इस केस में। ओके, कुबेराक्षवटी भी अच्छी काम करती है ना इसमें, हम्म, केसेस में कुबेराक्षवटी। तो बाकी क्या चालू है वो सब हम लोग इसको एक बार उसका पीरियड आने के बाद देखेंगे, और फिर ये ऐड करेंगे इसमें शिग्रू गुगुड़, कुबेराक्षवटी। नदी कषाय दिया था आपने इसमें? नहीं ना? वरुण आदि नहीं, चालू करना था ये मासिक हाँ, आने के बाद वरुण। यस, यस। अभी अभी पीरियड के लिए ही थोड़ा ज्यादा ये करेंगे हम लोग, ताकि पीरियड रेगुलराइज हो जाए उसका। और रात में ना, जो भी घृत है ना, थोड़ा सा घृत या तिल का तेल हो तो वो भी अप्लाई करेंगे नासा में। जस्ट थोड़ा लगाए हाथ ओके, पे लेकर, हाँ, जस्ट
थोड़ा सा 2-2 बूंद अप्लाई करें। थोड़ा नेजल स्टिमुलेशन नस के जैसे भी मिलेगा तो हार्मोन्स स्टिमुलेट होकर पीरियड आने के लिए मदद हो जाएगी। ओके। थोड़ा सा हल्का सा लगा दीजिएगा। और मैम वो दूसरा एक डाला था ना, वो 5 मंथ प्रेगनेंसी है। 5 मंथ वाला 1 मिनट, फिर आज ये कल डाला हाँ, ना, एक बार आज ही डाला। वो उसका गोल ब्लेडर नहीं है, एनोमली वाला है। गॉल ब्लैडर वाला। अब पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या है बताइए। कुछ नहीं है, वो सोन एनोमली के लिए गई थी हम्म और ये पीसीओडी की पेशेंट थी, आयुर्वेद से कंसीव हुई थी, फिर गायनेक के पास गई है। हम्म तो आज मुझ वापस आई कि ये गोल्बेडेल नहीं है ऐसा बोला है गायनेक ने, और निकालने का नहीं बोला, तो क्या करूं। उसने बोला गॉल कि ब्लैड वो गोल नहीं, क्या हाँ, बोला, गॉल ब्लैडर नहीं दिख रहा है फीटस में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वो नहीं है ऐसा बोल दिया उसने। 2 जगह सोनोग्राफी करवाया, दोनों ने ऐसा ही बोला कि वो नहीं है। शायद हो सकता है डिलीवरी के बाद बच्चे का सोनोग्राफी करे, शायद डेवलप हो भी जाएगा, और न अच्छा भी वो हो तो भी चलेगा, ऐसा उसने बोल दिया कि गोल्बेडे न हो तो भी चलता है। तो फिर पेशेंट बोला है कि मैं आपसे ही मिलके फिर करूँ, क्या करूँ। नहीं, देखिए अभी यहाँ पे रिपोर्ट्स में तो वही उन्होंने साफ लिखा है, नॉन हाँ, विजुअलाइजेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कैन बी ड्यू टू द आइसोलेटेड एब्सेंट गॉल ब्लैडर और इट कैन बी एसोसिएटेड विद बिलियरी एट्रेसिया और जेनेटिक कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, सो इट कैन बी एसोसिएटेड विद फेटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज टू। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की तरफ भी ले जा रहा है, और कभी कभार उनका कहना है कि अगर कुछ वो गॉल ब्लैडर जो है ना वो जुड़ा होगा, एट्रेसिया होगा, तो वो दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है इसके लिए तो हम लोग जस्ट वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। पेशेंट को पूरा सिचुएशन बता दीजिएगा, अगर पूरा उनको पता होना चाहिए ना कि गॉल ब्लैडर शायद नहीं होगा, तो भी उसको उनको चलना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऑप्शंस या सर्जरी वगैरह बताते हैं बच्चे की, तो वो भी हम हाँ, लोग इसमें ये करेंगे बाद में आगे। हाँ, उसको तो सारी कंडीशन बता दी, पर क्या कोई ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक दे सकते हम हैं? लोग रसायन दे सकते हैं मैम, बल बढ़ा सकते हैं, हाँ, गर्भिणी मासानुमासिक या रसायन चिकित्सा के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। गर्भपाल रस वगैरह जिस टाइप के आते हैं ना गर्भ का पोषण हाँ, बढ़ाने के हाँ, लिए, हाँ, शायद कहीं ना कहीं कुछ पोषण में कमी के कारण भी हो सकता है। हाँ, वो जैसे आचार्य घी ने घी हमारे दूध ले ही नहीं रही, वो तो भी त्रुटियां ना। बताइए ना। हम्म, अभी कौन सा महीना है, 5वां महीना है ना। छठा चल रहा है। तो लघु मधुमालिनी दीजिएगा, लघु मालिनी या मधुमालिनी वसंत, ओके। इसमें दे सकते हैं। वसंत कल्प जो खास करके मैंने आपको तीनों वसंत कल्प के हाँ, बारे में पढ़ाया था, लघु मालिनी, मधु मालिनी और सुवर्ण मालिनी। मतलब पहले महीने में लघु मालिनी, दूसरे महीने में वसंत मालिनी, और थर्ड इसमें लास्ट टाइमिस्टर में सुवर्ण मालिनी, इस प्रकार से। तो वसंत कल्प दे सकते हैं रसायन के लिए। बाकी वो क्या ले रही है तो बताइए, गुलकंद या च्यवनप्राश जैसे कुछ ले रही है वो पेशेंट नहीं, एज कुछ नॉर्मल कुछ नहीं ले प्रेगनेंसी। रही है। नहीं, नहीं आज मैम, ही कुछ तो नहीं, चाहिए, कुछ इसको नहीं। थोड़ा सपोर्ट चाहिए। प्राइमी है या मल्टी है, प्राइमी ग्रेविडा? है, प्राइमी प्राइमी। एज? 26। एनी हिस्ट्री ऑफ मेजर डिसीज, कुछ कंप्लेंट्स रही है उसकी प्रेगनेंसी के नहीं, पहले? हाँ, पहले पीसीओडी था और बहुत सारी एलोपैथी ट्रीटमेंट ली थी, और फिर मैंने आयुर्वेदिक से कंसीव तो करवा दिया। अच्छा, और कुछ फैमिली मतलब जेनेटिकल कुछ है हिस्ट्री में? नहीं है, कुछ नहीं। वो आज सब पूछा कि कुछ है, क्रोमोसोमल पूछा ना, तो मैंने सारी पूछ ली उसको। उसके हाँ, फैमिली में कोई एनोमली वाला नहीं है। नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ओके ओके। उसको बाकी जो भी पोषक सारे हैं ना, जो हमारे आचार्य ने घृत का, नवनीत का और जीवनीय गण के द्रव्यों का बताया है ना, इसमें आप सिंपली घर में भी शतावरी अश्वगंधा दूध में अच्छे से उबाल कर, यानी 1-1 चमचा ले लिया शतावरी चूर्ण, 1 चमचा अश्वगंधा चूर्ण, 1-2 ग्लास दूध ले उसको बताइए, और 2 ग्लास का दूध औटाकर उसको 1 ग्लास तक इतना औटाए, और इस प्रकार से शिरपा कल्पना से हम लोग इसको दे सकते हैं। शतावरी अश्वगंधा टॉनिक के रूप में दीजिएगा। और ये लघु मालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत, वसंत कल्प ऐड करिएगा। ओवरऑल खान पान में उसको अमला, च्यवनप्राश, बादाम भिगोकर खाने को लगाइएगा। बादाम का पाउडर, किशमिश, खजूर, ऐसे जो गोंद वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना सूतिका अवस्था में, इस टाइप से अभी बताइएगा। बादाम, किशमिश, खजूर भिगोकर वो खाए। मतलब एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से जो अंग अवयवों का निर्माण है ना,
तो उस हिसाब से अभी अभी टाइम है मैम, अभी हो भी सकता है डेवलप हाँ शायद। मैंने बोला कि वो डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा जितना हम लोग हो सके परफेक्टली। उतना धातु का बल बढ़ाएंगे। उसको अग्निमान या मलावरोध तो नहीं है ना, वो भी दूर करेंगे। हाँ मलावरोध है। हाँ, मलावरोध हाँ है तो उसको खजूर भिगो कर खाने को दीजिएगा। खजूर खाने से भी मलावरोध कम होता है। फाइबर युक्त अनाज खाने को, जब गेहूं की रेटू बनाती है तो रोटी का आटा जो होगा वो छानने को मत बताइएगा, इससे बिना छाने खाए वो। और इसके साथ साथ गुलकंद भी खाने को दीजिएगा। गुलकंद खाने से पोषण भी होगा गर्भ का, और मल भी पतला होगा, यानी मल पेट साफ होने के लिए भी मदद मिल जाएगी। खजूर, गुलकंद, नेचुरल चीजें ही बताइएगा। जो यहाँ पे मलाव रोग के लिए हम लोग ज्यादा मेडिसिन तो नहीं देंगे, क्योंकि गर्भिणी अवस्था में तो खान पान से ही मलाव रोग को दूर करना है। फल खाए, हाँ चीकू वो जैसे, फल का तो सपोटा बोला। जैसे। हाँ, सपोटा जैसे थोड़े सॉलिड फल खाए, केला खाए, जिससे उसको जिंक वगैरह विटामिन भी मिल जाएगा और मलावरोध भी कम होगा। या फिर आप रेजिन्स होता है ना, किशमिश, उसको 10 हाँ 10 किशमिश लीजिएगा, हाँ उसको पानी उस में भिगोकर सवेरे उस पानी छानकर उसको पानी को पीने को बताइएगा। वो भी काम करेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो भी काम करेगा। ये अच्छी केस है आपके लिए गीता जी, क्योंकि हाँ इसको ना गर्भिणी परिचर्या का पालन कराकर कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर जो धातु का बल रसायन चिकित्सा से कैसे होगा, ये भी सोच सकते हैं इसमें। और रेस्ट करने को बताइएगा, मेंटल स्ट्रेस, अच्छी नींद ले। हाँ तो आज तो पूरी स्ट्रेस में ही थी। दो हाँ गायनेक वही ने तो, बोल दिया तो आज तो इतनी हाँ, स्ट्रेस में आई थी। स्ट्रेस कम करे, आज फैमिली को बता हाँ दीजिएगा सपोर्ट के लिए। सभी सभी का सपोर्ट रहेगा तो साइकोलॉजिकली बोला कि आपको बोलना ही है, बच्चे को बोलो कि वो अच्छा है मानसिक उसका स्थिति में पूरे। सुधार आ हाँ जाएगा तो और ना इम्प्रूवमेंट होगी हेल्थ कंडीशंस में। हाँ वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही दिया आज सारे उसको। और इलायची, केसर वगैरह भी दूध में डालकर पिए, जो प्रजास्थापन गण में आते हैं ना, तो इलायची का भी रोल रहेगा। इलायची केसर डालकर दूध में, सब कुछ ऐसे करेंगे रसायन चिकित्सा के रूप से। और ट्रैवलिंग, बाकी स्ट्रेस, फियर फैक्टर्स, वो सब कम करे, वो आराम से रहे, आराम करे, पॉजिटिव थिंकिंग करे। और ये सब कुछ खान पान में परिवर्तन और मेडिकेशन के रूप में, बस इतना ही आप दीजिएगा इसको। ओके नहीं लघुमालिनी, आज तो मधुमालिनी वसंत और आरोग्यवर्धिनी भी दीजिएगा। ओके। हाँ, और उनको साफ बता दीजिएगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे। नहीं नहीं बोला मैंने, 2-3 दिन तो रोज मेडिटेशन के लिए बुलाया उसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मेडिटेशन करवाई, वेरी हाँ नाइस। इस च्यवनप्राश, अश्वगंधा, शतावरी, जितना हो सके सब कुछ वो खाए। ओके, ओके। और कुछ? अरुणा जी नमस्कार, तृप्ति नमस्कार, बताइए। अरुणा बेडकर जी कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ मैम। अच्छा अच्छा, वही मुझे महाराष्ट्रियन नाम लगा, बताइए। वहां पे प्रैक्टिस है मैम आपकी? हाँ, मेरी कात्रज में प्रैक्टिस है। अभी हाँ, मुझे एक बात शेयर करनी बताइए। है आपसे, इस हाँ बारे में बताइए। नहीं, लेकिन आपने कल या परसों बोला था ना एरंड मूल का, जो कहाँ पर भी वात रहता है, जो पेन है वहां पे वात तो रहेगा ही। हम्म, तो एरंड मूल का जो हम सिंगल प्रयोग करते हैं, मतलब चूर्ण का, थोड़ा हम्म, पानी देके एरंड चूर्ण लेके लिया तो भी वात शमन होगा, कैसे भी टाइप का। तो मेरे पास एक पेशेंट आया था वो जो स्टमक पेन का था, हम्म, तो मैंने सिर्फ देखने के लिए वो मैंने उसको दिया था, कल देखेंगे आज ये लेके जाओ करके बोला था मैंने। हम्म। तो पेन उसका 1 घंटे में कम हो गया था, बहुत ज्यादा पेन हो गया था उसको। आपको अच्छा लग रहा है, देखिए कितनी खुशी हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस थैंक यू। यस, बिल्कुल मैम। इसमें ना और एक बताती हूँ मैं, आपने एरंड का ऐसे ही किया तो आप एरंड क्षीरपाक का भी प्रयोग करिएगा। दूध हाँ में हाँ हाँ देंगे ना, अगर बच्चा हाँ। है तो बच्चा चूर्ण लेने से कतराता है ना, बच्चों में बहुत बारी गैस बन जाती है, आत्मा नाटोक रहता है, तो उसमें क्षीरपाक कल्पना से प्रयोग करिएगा। जब भी हाँ हाँ हमें चूर्ण का प्रयोग करना होता है तो ऐसे सिंपल डालने से, अगर हम लोग उसको औटा कर या क्षीरपाक का प्रयोग कर देते ना, तो रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। क्योंकि देखिए वात का है, वात शमन करना है तो मधुर रस भी चाहिए और स्निग्धता भी चाहिए। तो दूध पिलाएंगे, दूध के साथ उसको उबाल कर औटा कर प्रयोग करेंगे ना, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पोषण भी होगा और एक प्रकार से वात का शमन भी होगा, मधुर रस भी मिल जाएगा। इसमें मिश्री मिलाइएगा चीनी की जगह पे।
थैंक यू मैम। ऐसे मैंने थोड़ा एकेरी ड्रग का प्रयोग नहीं किया था, मतलब ये तो एरेंडामोल का तो नहीं किया था, बाकी कॉम्बिनेशन में तो मैं देती हूँ सबको, लेकिन अच्छा मुझे देखना था कि ये सचमुच होता है क्या। मतलब इतना यस यस एग्जैक्टली। अभी हमें तो मतलब ऐसे लगता है, बट जब तक करते, वेरी नाइस, आपने किया ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक करते नहीं तब तक तो मिलता भी नहीं रिजल्ट। अभी आप में जो हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो आगे आप अभी शिल्पा कल्पना से बताएंगी तो और रिजल्ट मिलेगा। यस थैंक यू मैम। गिरी द्रव्य का तो होता ही मैम, आमलकी का बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं बार बार, ये 5-6 ड्रग है, मैंने कल भी जो ये पढ़ाया था, रासना सप्तक कषाय, बहुत सुंदर कषाय है। इसमें 7 द्रव्य जो है, रासना, देवदार, एरंड, ये गुरुची है, देखिए कितने सुंदर द्रव्य हैं। और एक द्रव्य चिकित्सा में, इसीलिए हम लोग जब सेकेंड ईयर की द्रव्य गुण के एग्जाम देते तो उसमें भी यही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, एरंड, आमलकी, गुरुची, शतावरी, अश्वगंधा। तो इतना इसका इंपॉर्टेंस है ना, इसीलिए तो एग्जाम में भी वही क्वेश्चंस आते हैं ना, लॉन्ग हाँ क्वेश्चंस में। एक बिल्कुल। एक एक द्रव्य का आता है डिस्क्रिप्शन, उसमें भी वही और आता है। मेरे पास अभी एक वाइट डिस्चार्ज की पेशेंट है, श्वेत प्रदर की। हाँ तो बताइए। उसके लिए क्या यूज करूं, मतलब मैंने वो पुशानुक चूर्ण वगैरह दिया है, लेकिन इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको। नहीं क्या है, एज क्या है बताइए, थोड़ी डिटेल्स बताइए एज। एज उसका 27 है, हाँ बाकी, और हेल्थ कंडीशंस या पीरियड प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह। सब कुछ अच्छा है, हम्म। अनमैरिड है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो प्री मेंस्ट्रुअल है क्या वो, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में आता है वजाइनल ये? नहीं नहीं, हर दिन में रहता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले भी रहता है और बाद में भी रहता है। अच्छा, और एचबी वगैरह ठीक है? हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है उसका। हाँ एनीमिया से रिलेटेड हाँ है। चंद्र हाँ वटी, आरोग्यवर्धिनी भी ऐड करिएगा। और यहाँ पे रस रक्त पाचक किया आपने, आम पाचन वगैरह किया क्या उसका? हाँ, आम पाचन किया है उसका, और चंद्रप्रभा चालू है उसको। आरोग्यवर्धिनी चंद्र। हाँ, आरोग्यवर्धी ने नहीं दिया है, चंद्रप्रभा हाँ, दिया है। और डिस्चार्ज जो है करडी वगैरह टाइप का है? और थोड़ा स्मेल है और कर्ड भी है। अच्छा, गल एक्चुअली इसमें ना डश अच्छा काम करेगा मैम, धावन अच्छा काम करेगा। मैंने और योनि धावन किया है उसका, पंचवल्कल का और हाँ त्रिफला क्वाथ का। तो लेकिन फिर भी उसको ये नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हो रहा है। रिजल्ट आया है उसको, लेकिन हाँ, जो 100% मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा है। एक उदुम्बर कषाय का भी आता है, उदुम्बर आंवले आप खाने को भी दे सकते हैं, उदुम्बर आंवले का। अच्छा। हाँ और एक बताती हूँ, अभी अनमैरिड भी है तो मैं हमेशा जो बताती हूँ ना, केले का नुस्खा, वो बहुत अच्छा है। केला किसी भी रूप में, रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर, अभी आप अरुणा जी ये भी करके देखिएगा ट्रायल। केला, केले हाँ, में मिश्री यानी खड़ी शक्कर और मक्खन, नवनीत डालकर केले को फोड़िएगा, ऐसे बीच में से काटिएगा केले को, उसमें भर दीजिएगा, इसमें मिश्री और नवनीत यानी मक्खन और इलायची, ये भरिएगा, केले को बंद करिएगा फिर से, और केले को खाने को लगाइएगा उसको। उसके दिन में कम से कम 3 केले खाए। केले का योग रत्नाकर, मैंने जो श्वेत पदर की सीरीज ली थी ना, उसमें मैंने योग रत्नाकर, क्षारंदर, माधव विधान, इन सभी का मैंने पढ़ाया था, तो इसमें ये अनुभूत योग है, ये आचार्य योग रत्नाकर ने बताया केले का। केला मिश्री, केला और नवनीत, केला और इलायची, केला और शर्करा, बहुत सुंदर। केला में नाग केसर भी डाल सकते हैं, या ऐसे भी केले खाने को दे पेशेंट को, रक्त प्रदर में भी, और गीता जी आप भी, और श्वेत प्रदर में भी एक है मेरा, मतलब ओके में आम्लकी चूर्ण का भी है रोल अरुणा जी। आम्लकी चूर्ण एक ही द्रव्य के रूप में भी काम करेगा, आम्लकी और शहद में एक एक करके एड ऑन करके प्रयोग करके देखिएगा। और अभी क्या ओके करिएगा, योनि धावन के लिए ना आप उदुम्बर का कषाय यूज करिएगा। ओके। पंचवल्कल तो एक्चुअली रिजल्ट आने चाहिए। और थोड़ा उसकी उसकी शादी नहीं हुई ना, नहीं नहीं हुई। उसको कुछ आदत होगी पढ़ने की वगैरह, कुछ मैगजीन्स, पॉर्न फिल्म्स वगैरह देखना, सोचना, ये भी नहीं, तो कारण वो है। तो आईटी कंपनी में जॉब करती है, तो सुबह से शाम तक वो बिजी स्ट्रेस रहती भी है। होता है ना, कई बार स्ट्रेस के कारण भी वाइट डिस्चार्ज होता है, स्ट्रेस फैक्टर भी रहता है उसमें। हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करे वो, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, और खान पान में भी मिष्टान्न भोजन, लाइक अभी आईटी वगैरह तो मतलब लाइक ब्रेड या ब्राउनीज एंड पेस्ट्रीज, पूना का कल्चर तो बहुत ज्यादा पूना में चलता है, तो उसमें भी थोड़ा हो जाता है ऐसे, तो वो भी सारा बता दीजिएगा। फास्ट फूड आइटम्स कम करे वो भी एक कारण होता है। और अभी एड ऑन, ये 2-3 चीजें एड ऑन करिएगा, देखते हैं क्या आता है। ओके मैम। यस, ओके। और कुछ गीता जी?
मैम अल्पात तो है, वो क्या कर सकते हैं? अल्पात टीनेज तो गर्ल। यानी नहीं, अल्पात तो मतलब शुरू से है क्या उसकी टेंडेंसी, लाइक प्रकृति है हाँ, क्या? 2 महीने से ही। आज एक पेशेंट थी, 2 महीने से है। मैम वेट बाकी लॉस सब है, एनीमिया है पेशेंट में, कुछ ब्लीडिंग वगैरह है? नहीं, कम ही है और कुछ नहीं है, बस 2 साइकिल से ही कम हुआ। अच्छा अच्छा, ओके। खुलकर मेंसेस आने चाहिए। हाँ, 2 स्त्री साइकिल से ही व्याधि कम। हरी रस देंगे हम लोग, इसमें थोड़ा टॉनिक, हमें टोन देना होगा यूट्रस का, बल बढ़ाएंगे, गर्भाशय का बल बढ़ाने के लिए आप स्त्री व्याधि हरी रस, अशोकारिष्ट, इसमें लघु मालिनी वसंत भी दीजिएगा, वो भी काम करेगा एज ए टॉनिक के रूप में। टोन बढ़ाएंगे हम लोग इसमें। कहीं पे रस धातु का भी दीपन पाचन करना जरूरी है, क्योंकि रस से ही आर्तो बनता है। तो रस स्रोतस में अवरोध के कारण आर्तो की मात्रा अल्प हो गई है, या फिर आर्तो की प्रवृत्ति, आर्तो बन तो रहा है बट खुलकर नहीं आ रहा है। ये 2 कारण हो सकते हैं, अवरोध ही ये दोनों का भी कारण, बनता नहीं ठीक से या बनने के बाद भी खुलकर बाहर नहीं आता। वात या कफ दोष के कारण जो भी अवरोध हुआ है, इस अवरोध की संप्राप्ति को कम कराने के लिए हम लोग दीपन पाचन करेंगे, रस रक्त पाचन का प्रयोग करिएगा। और फिर इसके साथ बाकी जो मैं अभी बता रही हूँ ना, स्त्री व्याधि हरी रस एक, और चंद्र प्रभावती, ये एक कोर्स करिएगा, निश्चित रूप से खुलकर आएगा नेक्स्ट इसमें। ओके। बाकी वेट लॉस और एनीमिया हो तो उसके ऊपर भी काम करना होगा। नहीं, वो तो नहीं था, वो तो धातु देखा। बल कम है तो भी हो सकता है, धातु बल। खान हाँ पान गलत था, वो बंद करवाया। हाँ, धातु बल कम। यस 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 यस। नमस्कार सभी को, डॉक्टर शशि जी नमस्कार। टाइमिंग चेंज नहीं हुआ मैम, मैं वैकेशन पे हूँ, छुट्टी पे हूँ, तो जैसे समय मिलता है वैसे कर रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स, बाहर इधर उधर कभी जाना होता है तो समय चेंज होता है। मैम मेरे लिए तो बढ़िया है ये टाइम। पहले लॉकडाउन था तो पूरा मतलब उस समय में दोपहर में ही लेती थी 4 बजे का, तो सभी मतलब सभी को अच्छा था, बट अभी कैसे किसी का कुछ रहता है, लाइक और मेरा भी ड्यूटी का टाइमिंग मेरे रहता है, हाँ, तो 5 से 7 तो मेरा ओपीडी रहता है तो। सभी वही बोल रहे हैं। अभी का भी एक डॉक्टर का फोन आया था, वो वही बता रही थी कि सेशन अटेंड करना नहीं हो रहा है क्योंकि शाम में ओपीडी होती है। हाँ। क्या करेंगे? तो एडजस्ट मैं तो कान करके में लगा के, पढ़ेंगे। हाँ, कान में लगा के बोल नहीं सकती, सुन तो सकती हूँ। अभी मैं भी वैकेशन भी हूँ, फिर भी मुझे मतलब नहीं अवॉइड कर रहे मैं, चलो जैसे भी समय मिले, लेकिन कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। तो आप बाद में फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, या जैसे कांटेक्ट में रहे तो कुछ ना कुछ केस डिस्कशन होता रहेगा इस डिस्कशन होता प्रकार से। रहेगा या। इसीलिए मैंने छोड़ा नहीं इसको। फिर भी सभी घर वाले बोल रहे कि इतना क्या है, चलो 4 दिन छुट्टी ले लो, बट फिर भी मैं नहीं लेती हूँ छुट्टी। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा नहीं ट्राई करती, मतलब ट्राई करती हूँ लेने की। ओके, चलिए फिर आज अच्छा हुआ सेशन। ओके। प्रियंका जी, शशि जी, सुचिता जी नमस्कार, डॉक्टर राघव जी, सभी हमारे वैद्यों को नमस्कार। चलिए फिर मुझे बताइए रिजल्ट, अरुणा जी आपके भी इस केस का, लाइक जो आप बता रही ना वजाइनल इसका डिस्चार्ज का, वो भी। यस मैम, बताऊंगी मैं। और वो भी थोड़ा उसको अवॉइड करने को बताइए, मतलब कुछ ऐसे सोचना, गलत देखना हाँ वगैरह हाँ से हाँ भी सिक्रेशंस हो जाते हैं ना, डिस्चार्ज हो होता है। जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। यस यस, वो भी कारण रहता है। ओके तृप्ति जी बताइए। चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, और फिर कल मिलेंगे। नमस्कार सभी को, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। मैम, बाय बाय। बाय। थैंक यू मैम, बाय।